हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेस्ट सर्जरी का फाइनल पार्ट विच इज़ पार्ट 5। और इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 को कर लिया था सीरीज़ के अंदर फ्रॉम डोगर बुक। अच्छा, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी से। रिमेंबर वन थिंग दैट हमेशा जब भी आप BCS करेंगे, ये सर्जरी करेंगे, इसके साथ इसके बाद आपने हमेशा रेडियोथेरेपी करनी है, राइट। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि दैट ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी इन्वॉल्व रिसेक्शन ऑफ प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर के जो भी ब्रेस्ट कैंसर्स हुए हमने उसको रिमूव करना है फ्रॉम द मार्जिन स्टेटस ऑफ 1 mm विद 1 सेंटीमीटर मार्जिन टू नॉर्मल अपेयरिंग ब्रेस्ट टिश्यूज़ के हमने थोड़ा सा आगे तक उसको रिमूव करना है। एंड रेडियोथेरेपी टू रिमेनिंग के बाकी के जो बचे हुए जो ट्यूमर बचा होता है या कुछ भी ऐसा, तो उसके बाद हम रेडियोथेरेपी देंगे ताकि उसकी रिकरेंस ना हो। लेकिन 4% ऑफ चांसेस होते हैं रिकरेंस के, लेकिन केमोथेरेपी के अंदर लेस देन 1% होते हैं, मतलब 1% होते हैं चांसेस के रिकवर हो जाए। लेकिन जो बेस्ट सर्जरी है वो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी है। ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी होता क्या है कि इट इज़ द लम्पेक्टोमी, बेसिकली इट इज़ द लम्पेक्टोमी। देखिए, जो ये सर्जरी होती है BCS की, ये स्टेज 1 और 2 के लिए रिकमेंड होती है, लेकिन ब्रेस्ट रिमूवल के अंदर हम 3 और 4 करते हैं। इसको हम मेस्टेक्टोमी के अंदर पढ़ेंगे आज के मॉड्यूल में। अब इसके अंदर एक तो हम लम्पेक्टोमी कर सकते हैं कि हमने जो लंप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्यूमर हुआ है, राइट। अब इसके जो ये मार्जिन हैं, हम यहाँ ये ट्यूमर है तो उसके जो 1 mm तक जो मार्जिन हैं हम उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये होती है लम्पेक्टोमी। इसके अंदर ये हम 2 एक्सीजन्स भी करते हैं। रिकमेंड की स्टेज में होता है 1 और 2 के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर फिर उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि व्हाट इज़ द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन से पहले 2 चीज़ें होती हैं कि जब भी हम फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रेस्ट का पार्ट रिमूव करेंगे तो हमने उसको कंपनसेट करना होता है बाय 2 मेथड्स। या तो उसके अंदर होता है वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट और एक होती है वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। अब ये वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट और वॉल्यूम रिप्लेसमेंट है क्या? इट इज़ द टाइप्स ऑफ ऑनकोप्लास्टी, ठीक है। अब ये जो है ना, ये है वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट। अब देखें क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ट्यूमर हुआ, ठीक है ना, हमने ब्रेस्ट को ओपन किया, राइट, हमने बी पार्ट किया, हमने C किया, हमने ट्यूमर को जो है वो एक्सिस कर दिया, हमने उसकी एक्सीजन कर दी। अब फॉर एग्जांपल जब हमने उसको रिमूव कर दिया तो यहाँ से जो है उसका हिस्सा है जो ट्यूमर का, जो जहाँ पे ट्यूमर था वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं वो क्या हो गए, ऑफ कोर्स वहाँ पे कम हो गए, ठीक है ना। अब वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के अंदर जब भी 15 to 20% और 10 to 15%, तो देखें कि जो साइड्स जगह हैं हम उनको मिलाएंगे और हम इसको जो है वो स्टिचेस कर देंगे, राइट। लेकिन इसकी जो लोकेशन होती है और इसकी जो एक्चुअल शेप होती है वो तो थोड़ी बहुत, ऑफ कोर्स एक टिश्यू रिमूव हुआ है 10 to 15% जो है ब्रेस्ट के जो टिश्यूज़ है, ट्यूमर है, वो रिमूव हुआ है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, तो उसको कंपनसेशन के लिए हमने वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अगर वॉल्यूम रिप्लेसमेंट की बात की जाए, सो इट इज़ द वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। अब इसके अंदर जब ब्रेस्ट के अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 15% टिश्यूज़, मोर देन 15% या 20%, अब इसके अंदर हम करते क्या हैं, फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ से फॉर एग्जांपल हाफ ऑफ द हमारा ब्रेस्ट कट गया, मतलब मोर देन 20% टिश्यूज़ रिमूव हो गया। अब उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लेटमस डॉर्सी मसल्स है, हम वहाँ से उसका फ्लैप उठाएंगे, ठीक है ना, और हम उसको क्या कर देंगे, लोअर या अपर पोल जो भी हम कट हुआ है हम वहाँ पे उसको अटैच कर देंगे। यहाँ से हमने कट किया और यहाँ पे हमने जाके अटैच कर दिया, तो ये क्या होगी, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। रिमेंबर वन थिंग, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट मोर देन 15% और वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट 10 to 15% अगर टिश्यूज़ जो हैं वो रिमूव किए हैं। सो ये 2 चीज़ें हैं, ये काइंडली देख लेना, बेली के अंदर लिखी हुई है। अगर आपने मज़ीद पढ़ना हो कि टाइप्स ऑफ ऑनकोप्लास्टी क्या होती है, वॉल्यूम मोस्ट ऑफ रिलेटेड टू वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और उसकी जो टाइप्स हैं, डिग्रीज़ हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। इसके अंदर एक चीज़ आप याद कर लें कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था कि कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, राइट। इसके अंदर 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है ना, अपर आउटर, लोअर आउटर, इनर और लोअर इनर। तो ये इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होता है कैंसर के अंदर, जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है अपर आउटर क्वाड्रेंट, राइट। अपर आउटर क्वाड्रेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है
ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, और जो तरीके से नहीं होती, मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया होता है जहाँ पे ऑन्कोप्लास्टी नहीं होती, वो होता है इनर क्वाड्रेंट, विच इज़ द अपर इनर क्वाड्रेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ होते हैं वो कम होते हैं। ये मैंने पिछले मॉड्यूल में भी आपको बताया, अगर आपने डिटेल में पढ़ना हो तो आप उस पिछले मॉड्यूल के अंदर जाके वो क्वाड्रेंट्स वाला सेक्शन देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आई थिंक सो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर पढ़ाया पौधे ऑरेंज के बिल्कुल पहले। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर देखें ना, तो हमेशा मैंने आपको बताया कि अगर जब भी हमने ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करनी है, BCS करनी है, तो उसके बाद हमेशा हमने रेडियोथेरेपी देनी है, ताकि जो थोड़े बहुत ट्यूमर्स बच गए हैं उसको वो ख़त्म हो जाए, राइट। उसकी जो रिकरेंस है ट्यूमर्स की वो दोबारा ना हो, राइट। अब इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशन रिलेटेड टू हो सकती है रेडियोथेरेपी या टेक्निकल कॉन्ट्राइंडिकेशंस इस सर्जरी से रिलेटेड। अब इसके अंदर पहले आ जाता है कि मल्टीफोकल ट्यूमर्स के मुख्तलिफ जगह पे हो, एक फोकल जगह पे मल्टीपल जगह पे हो, वहाँ पे हम सर्जरी नहीं कर सकते, हमें नहीं पता चलेगा कि किस किस जगह पे ट्यूमर पड़ा है। ठीक है, एक जगह के ऊपर मल्टीपल ट्यूमर्स पड़े, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये मल्टीफोकल है, तो यहाँ पे मल्टीपल, एक जगह पे मल्टीपल ट्यूमर्स होना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इसका ट्यूमर जस्ट बिलो और इन्वॉल्विंग निपर एरियोला कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर भी हम BCS नहीं कर सकते। प्रीवियस रेडियोथेरेपी अगर हमने पहले से BCS करवाई है और रेडियोथेरेपी सेशन हमने लिया या जो पेशेंट उन्होंने लिया, तो हम उसके अंदर नहीं कर सकते, ठीक है ना। लैक ऑफ रेडिएशन फैसिलिटीज़ हम नहीं कर सकते। वेयर पेशेंट में नॉट फॉलो अप पोस्ट ऑपरेटिवली या ब्रेस्ट कंजर्व अटेम्प्टेड ट्वाइस, हाउएवर द मार्जिन रिमेन पॉजिटिव फॉर द ट्यूमर सेल्स। अब इसके अंदर थोड़ा सा और एडिशन कर लें तो हम इसमें किस में नहीं कर सकते, तो मोस्टली प्रोबेबली प्रेगनेंसी, जो आगे हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी में रिलेटेड, तो हम उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर भी लिख लें कि प्रेगनेंसी में भी नहीं कर सकते। अगर जिनको SLE है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, जिसको डिजीज़ है एक्टिव SLE, उसमें भी नहीं कर सकते। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी नहीं कर सकते। स्क्लेरोडर्मा, जिनको स्किन की कोई डिजीज़ है, उनके अंदर भी हम नहीं कर सकते। सो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर रेडियोथेरेपी। मोस्टली जो है वो मल्टीसेंट्रिक, जो मैंने भी आपको बताया कि मल्टीसेंट्रिक जो डिजीज़ हैं उनके अंदर भी हम नहीं कर सकते। सो रिमेंबर 2 और 3 थिंग्स कि BCS के साथ हमेशा रेडियोथेरेपी करेंगे। 1 थिंग, 4% रिकरेंस चांसेस होते हैं। अपर आउटर क्वाड्रेंट मोस्ट कॉमन होता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। मोस्ट डिफ़िकल्ट वन इज़ अपर इनर क्वाड्रेंट, जिनके अंदर टिश्यूज़ कम होते हैं। 3 चीज़ें। इसके बाद हमने वॉल्यूम रिप्लेसमेंट क्या होता है और वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और इनकी स्टेजेस क्या होती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। अब बात करते हैं इसकी मस्टेक्टोमी की। अच्छा, मस्टेक्टोमी के अंदर हम पहले पढ़ेंगे सिंपल मस्टेक्टोमी, फिर पढ़ेंगे रेडिकल और फिर पढ़ेंगे मॉडिफाइड। मॉडिफाइड को हम पिक्चर्स के साथ पढ़ेंगे जिससे आपको मज़ीद समझ आएगी। अच्छा, सिंपल मस्टेक्टोमी क्या होती है, पहले देखें। इसमें हमने ब्रेस्ट की मैक्सिमम, मतलब ब्रेस्ट को ही रिमूव करना होता है, ठीक है ना। अब सिंपल मस्टेक्टोमी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिसके अंदर हम रिमूव करते हैं। अब इंडिकेटेड होता है 4 सेंटीमीटर से इंडिकेटेड फॉर लार्ज मोर देन 4 सेंटीमीटर ट्यूमर, राइट। मल्टीफोकल हो, डक्टल कार्सिनोमा इन situ से, या नेक्स्ट कंडीशन जो सी होती है उसके अंदर हम ये करते हैं। अब सिंपल मस्टेक्टोमी क्या होती है, देखिए। सिंपल मस्टेक्टोमी में हमेशा हम क्या रिमूव करते हैं, ब्रेस्ट टिश्यूज़, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स एंड स्किन, ठीक है ना। इसके अंदर लिम्फ नोड को रिमूव नहीं करते। मेन पॉइंट है कि इसके अंदर हम लिम्फ नोड को रिमूव नहीं करते, ठीक है ना। एक्सटेंडेड सिंपल मस्टेक्टोमी क्या है कि इट इज़ द सिंपल मस्टेक्टोमी प्लस लेवल 1 एक्सिलरी नोड क्लियरेंस। हम देखें, एक्सिलरी नोड की क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होती है, और हम वो किस तरह से करेंगे वो आप आगे देखते हैं विद पिक्चर्स। लेकिन एक्सटेंडेड का मतलब यह है कि थोड़ा सा हमने एक्सटेंड करना और लेवल 1 एक्सिलरी नोड को हमने रिमूव कर देना। अब मॉडिफाइड रेडियल मस्टेक्टोमी से पहले, अब ये तो मॉडिफाइड है ना, इसका मतलब है कि एक चीज़ हमने गाड़ी बनाई, गाड़ी थोड़ी सी हमने मॉडिफिकेशंस हम करवा लेते हैं कि वो मज़ीद अच्छी लगती है, मज़ीद उसमें फ़ीचर्स आ जाते हैं। एक होती है रेडिकल मस्टेक्टोमी जो इससे पहले थी, जो पहले होती थी, तो वो किसके थ्रू होती थी, वो होती थी बाय हाल्स्टेड रेडियल मस्टेक्टोमी। अब इसके अंदर होता क्या था, हमने रिमूव करना था ब्रेस्ट को, इनिट ब्रेस्ट टिश्यूज़, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर मसल्स एंड लेवल 1, 2, 3 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। मतलब पूरा ही हमने ख़त्म कर देना होता था,
ठीक है। लेकिन जो रिसेंट अपडेट्स आई हैं उनके अंदर, जो बेली के अंदर आप इसको अगर पढ़ेंगे मेस्टेक्टोमी को, रेडिकल मेस्टेक्टोमी को और मॉडिफाइड को, तो उसके अंदर पता चलेगा कि अब हम सिर्फ और सिर्फ नाउ डेज सिर्फ मॉडिफाइड रेडियल मेस्टेक्टोमी करते हैं। तो इसके अंदर कंप्लीट रिमूवल हो जाती है, मसल्स की भी हो जाती है, ब्रेस्ट की भी हो जाएगी, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स की भी हो जाएगी, माइनर की भी हो जाएगी, और लेवल 1 2 3 एक्सिलरी लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं मॉडिफाइड रेडियल मेस्टेक्टोमी की, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सेशन अच्छा जी, ये है आपका MRM प्रोसीजर। अब इसमें होता क्या है कि पहले आपने फर्स्ट स्टेप करना है कि आपने ब्लू डाई देना है, जिसको 15 to 20 मिनट्स रखते हैं कि थ्रू एक्सिलरी लिम्फ नोड्स तक जाए। हमने पहले देना है ब्लू डाई, इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, मेथिलीन ब्लू, ठीक है। अब हमने देना क्यों है, ताकि हमें एक्सिलरी क्लियरेंस हो जाए कि ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, ताकि हम बचा सकें कि कोई भी नर्व या कोई भी आर्टरी डैमेज ना हो, ठीक है ना। इसलिए हम मेथिलीन ब्लू देंगे, ताकि जब हमने एक्सिलरी क्लियरेंस करनी है इसके अंदर, क्योंकि हमने लिम्फ 1 2 3 को क्लियर करना है, तो हम इसके अंदर जब हम ब्लू डाई देंगे और मेथिलीन ब्लू देंगे, तो उसके अंदर हमारी एक्सिलरी क्लियरेंस हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि ये एक्सिलरी लिम्फ नोड है और हमने इन चीज़ों को कट करना है, ताकि हम नर्व या आर्टरी के डैमेज होने से बचा सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस, और अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स ये लगते हैं कि ये ट्रैवल करता है थ्रू एक्सिलरी लिम्फ नोड तक। फिर उसके बाद हमने इंसिजन करनी है, या आइदर दिस और दिस। अब हमने खोला, ओपन किया। अब दूसरा स्टेप क्या है, देखें इस मेन जो स्टेप है ना वो ये है कि हमने जो स्किन है, अब इसके अंदर यूज़ क्या क्या होते हैं, एक तो यूज़ होते हैं हमारे स्किन हुक्स यूज़ होते हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट वन हमने जो रिमूव करना होता है लंपी, जो ये यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ मोनोपोलर कॉटरी। व्हाट इज़ दिस वन इज़ मोनोपोलर कॉटरी, जिससे हम जो ट्यूमर है उसको हम रिमूव करेंगे। अब हमने पहले करना क्या है कि हमने जो एक होते हैं सुपीरियर और एक होते हैं इन्फीरियर फ्लैप्स, अब हमने जो स्किन के फ्लैप्स हैं ना उन्हें रेज़ करना है। पहले जो सुपीरियर फ्लैप है हमने उसको ट्रैक्शन करनी है, हमने उसे खींचना है ऊपर की तरफ। जब हम सुपीरियर को खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो जो नीचे से जो प्रेशर जाता है ना, वेरी डिफ़िकल्ट कि हम जो इन्फीरियर स्किन के जो फ्लैप्स होते हैं हम उनको बहुत एहतियात से हम उसको राइज़ करते हैं, लेकिन करना दोनों का है। जब प्रेशर पड़ता है तो जो इन्फीरियर फ्लैप्स होते हैं हमने उनको करना होता है विच इज़ मोर एडहेरेंट। जो इन्फीरियर फ्लैप्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर एडहेरेंट एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू रेज द सुपीरियर स्किन फ्लैप्स। अब हमने जो स्किन फ्लैप्स को हमने इतना एडुकेटली राइज करना होता है कि हमें एक तो ट्यूमर जितना भी है वो अच्छे तरीके से एक तो नज़र आए, राइट, और दूसरा हमने इसको नेक्रोसिस से भी बचाना होता है, ठीक है। तो हमने इसको नेक्रोसिस से भी बचाना होता है कि नेक्रोसिस भी ना हो। अब जब ब्रेस्ट जो से वो लिफ्टेड हो जाते हैं, हमने इसको क्या करना है कि ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्यूमर कहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से मोनोपोलर कॉटरी की मदद से हमने इसको कट करना है। अब यहाँ से पूरा जो है ये क्लियरेंस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, यहाँ से ये पूरी क्लियरेंस हो गया। अब हमने किसके अंदर एंटर होना है, थ्रू एक्सिलरी रीजन। अब हमने जब एक्सिलरी रीजन के अंदर एंटर होना है तो ब्लू डाई जो हमने दिया था हम उसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, हमें उसके ज़रिए हमें एक्सिलरी क्लियरेंस का पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन से एक्सिलरी लिम्फ नोड है। तो हमने लेवल 1 2 और 3 के जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमने उसको क्लियर करना होता है, ठीक है ना। अब इसका बचाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो लेवल 1 2 3 के सराउंडिंग में कौन सी नर्व और आर्टरीज होती हैं जिनको हमने बचाना होता है। उससे पहले ये देखें, अभी क्या है, पूरा ट्यूमर, ठीक है ना, और ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, ठीक है ना। ये देखें मार्किंग हुई है, ये देखें। अब यहाँ से हमने इसको रिमूव किया। अब जस्ट लुक एट दिस कि पूरी यहाँ से हमारी जो ट्यूमर है उसकी क्लियरेंस हो गई। देखिए यहाँ पे एक्सिलरी क्लियरेंस के बाद हम क्या करेंगे कि एक्सिलरी वेन को विजुलाइज करेंगे कि वो डायसेक्टेड तो नहीं हुई है, दूसरे जो लिगामेंट्स हैं या आर्टरीज हैं उन्हें हम देखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके क्लिप्ड कर देंगे। सो दिस वन इज़ अनदर पिक्चर। यहाँ से हमने देखें रिलेटेड टू द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, हम यहाँ से ओपन कर स्किन के जो फ्लैप्स हैं हम उन्हें, स्किन फ्लैप सुपीरियर और इन्फीरियर को हम जो स्किन हुक्स हैं उनसे हम उठाएंगे,
मोनोपोलर कॉटरी की मदद से हमने ट्यूमर को रिमूव करेंगे। अब यहाँ से ये एक्सिलरी लिम्फ नोड की क्लियरेंस होगी, उसके बाद हम उसको ये क्लिप कर देंगे। वैसे क्लिपिंग जो सी होती है वो ज़्यादा यूज़ होती है मॉडिफाइड रेडियल मैस्टेक्टोमी के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडिफाइड रेडियल मैस्टेक्टोमी। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब वो देख लें कि इसके अंदर हमने कौन कौन सी एक्सिलरी जो क्लियरेंस करते हैं वो किन किन चीज़ों से बचाने के लिए करते हैं। पहली बात तो जो हम इसके अंदर सेव करते हैं वो होती है आपकी एक्सिलरी वेन, ठीक है ना, हम इसको लाजमी बचाते हैं। दूसरा थोरैको डोर्सल पेडिकल, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर प्लस माइनस, आइदर इट मे बी रिमूव अगर इन्वेड नहीं किया तो। लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरलिस नर्व। लॉन्ग थोरैसिक वेन को हम कट कर दें तो ये किसको सप्लाई कर रही होती है, हमारे सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई कर रही होती है, राइट। एंटीरियर मसल को हम सप्लाई कर रही होती है। अगर हम इसको कट कर देंगे सो क्या हो सकता है, हमें विंगिंग ऑफ स्कैपुला। अब एक दफ़ा गूगल पे इसकी फ़ोटो देख लेना कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, विंगिंग ऑफ कैप्सुला। एक स्कैपुला ऊपर हो जाता है और एक जस्ट लाइक अ विंग्स, एक स्कैपुला ऊपर हो जाता है और एक नीचे हो जाता है, ठीक है। अगर मोर कॉम्प्लिकेशन हम देख सकते हैं। और हमने फ्लैप नेक्रोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जो सुपीरियर और इन्फीरियर फ्लैप्स हैं उनको उठाना होता है, राइज करना होता है, ताकि हम जो नेक्रोसिस है उससे हम बचा सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट MRM प्रोसीजर विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस मॉड्यूल। अच्छा जी, अब बात करते हैं व्हाट इज़ द सेंटेनाइल लिम्फ नोड बायोप्सी। देखिए ये होती है सेंटेनाइल लिम्फ नोड बायोप्सी। अच्छा, इसके अंदर दो प्रोसीजर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। मैंने पहले तो हमने ब्लू डाई टेक्निक करनी होती है कि जो ब्लू डाई होता है, ब्लू डाई है, हमने उसको इंजेक्ट करना होता है। हम इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया, विच इज़ द मिथिलीन ब्लू, ठीक है। और इसके अंदर दूसरे भी होते हैं, एसोसल्फेन ब्लू, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये पेटेंट ब्लू है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने इंजेक्ट करना है, ठीक है, पेरियोलर रीजन के अंदर इंजेक्ट करना है। अब यहाँ पे इसका जो ट्यूमर है, हमने जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं हम उनको भी देखते हैं। अब जो डाई है वो क्या ट्रैवल करेगा थ्रू एक्सिलरी नोड्स इन 15 to 20 मिनट्स, ठीक है ना। 15 to 20 मिनट्स में वो रहेगा। अब जब भी हम सर्जरी करते हैं तो जब हम एक्सिलरी रीजन को ओपन करते हैं तो हमें जो लिम्फेटिक्स हैं वो भी ब्लू होते हैं, अलॉन्ग विद लिम्फ नोड्स भी ब्लू शो होते हैं। और जो भी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर हम उन्हें कट आउट कर देते हैं ट्यूमर्स के अंदर। और जो नहीं होते, इसके अंदर दो कंडीशंस आती हैं, एक पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अगर तो ब्लू डाई हमने इंजेक्ट किया और हमें फ्रोजन सेक्शन के जब भेजते हैं, अगर हमें जो कैंसर है वो पॉजिटिव नज़र आता है तो हम उनको एक्सिलरी क्लियरेंस करेंगे। दिस इज़ द सेंटेनाइल लिम्फ नोड बायोप्सी। इसके अंदर होता क्या है कि इसका जो दूसरा नाम होता है विच इज़ कॉल्ड एज गार्डियन लिम्फ नोड बायोप्सी, ठीक है ना। अब ये देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि लिम्फ नोड इज गिवन एज केस डिटरमाइन इंजेक्टिंग अराउंड द ट्यूमर। जो भी ट्यूमर है उसके हम सराउंडिंग के अंदर जो है ना, फॉर एग्जांपल ये ट्यूमर है, इसके इस जगह के ऊपर हम कर देंगे। एक और आपको मैं इमेज भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ट्रैवल करता है लिम्फेटिक सिस्टम नोड एंड आइडेंटिफाई इट। जो ट्रेसर्स होते हैं, सब्सटेंस होता है, वो ब्लू डाई होता है विच कैन विजुअली ट्रैक द रेडियोएक्टिव कोलाइड एंड रेडियोलॉजिकली फॉलोड बाय हेल्प ऑफ गैमा कैमरा। बायोप्सी और सेंटेनाइल लिम्फ नोड्स कैन रिवील वेदर देयर आर अ लिम्फेटिक मेटास्टेसिस, कि स्टेसिस है कि जो ट्यूमर है वो लिम्फ तक है या नहीं है। इफ़ द सेंटेनाइल लिम्फ नोड कंटेन ट्यूमर सेल रिमूवल, उसको ऑफ कोर्स अगर हमें शो होगा कि पॉजिटिव है तो हम उसको रिमूव करेंगे। लेकिन अगर हमें वो नेगेटिव मिलता है फ्रॉम मैलिग्नेंसी, सो इन दिस केस दे नीड फॉर एक्सटेंसिव डायसेक्शन और रीजनल लिम्फ नोड। Patient with no central lymph node involvement, axillary dissection can be avoided. Remember one thing. तो इसके अंदर अगर हमें पॉजिटिव मिलेगा तो हम इसको रिमूव कर देंगे, और अगर हमें फ्रोजन सेक्शन के ऊपर कोई चीज़ नज़र नहीं आती तो हम उसको रहने देंगे, उसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, ताकि हम जो मज़ीद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल लिम्फोडीमा है, न्यूरल इंजरी है, लिम्फोडीमा ऑफ द आर्म है, हम उनसे बचा जा सके। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की गेम है सारी। इसके अंदर अब देखें, ये आपका ट्यूमर है, ठीक है ना, ये आपका ट्यूमर है। ये ट्यूमर के सिर्फ सराउंडिंग के ऊपर हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया ब्लू डाई। जो ब्लू डाई है वो हमारे लिम्फ नोड्स की तरफ जाएगा। अब इसके अंदर कैमरे की मदद के थ्रू
हम जो है वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और लिम्फ नोड्स की तरफ, अब इसके अंदर जो ये लिम्फ नोड होगा और ट्यूमर और लिम्फ नोड जितने भी इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, हम क्या करेंगे, हम उनको निकाल लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। अच्छा, इसके अलावा एक और भी है, अब ये है, इसको कहते हैं, मतलब मेजरली यूज़ होता है कि हम इसके ऊपर लाइट डालते हैं और ये होता है रेडियोन्यूक्लियोटाइड मेथड। अब इसके अंदर जो TC99 सल्फ़ा यूज़ होता है, तो हम ये इंजेक्ट करते हैं और जब हम लाइट इसके ऊपर डालते हैं, ब्लू डाई प्लस न्यूक्लियोटाइड, इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन यूज़ होता है, तो इसलिए जब हम लाइट डालते हैं तो हमें जो लिम्फ नोड्स हैं हमें नज़र आते हैं। किस तरह से कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, दिस वन। अब हमने जो ब्लू लाइट डाली है और ये हमें सब्ज़ कलर का जो है वो नज़र आ रहा है लिम्फ नोड। तो दिस वन इज़ अबाउट रेडियोन्यूक्लियोटाइड मेथड। ये जो सा मेथड होता है इसको हम कहते हैं सेंटीमैग मेथड, ठीक है। तो सेंटीमैग मेथड है, ये जो सा वो आजकल में होता है। सो इसमें कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता, लेकिन मोस्ट यूजुअली जो सा होता है वो यूज़ होता है। और इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक स्कैनर है वो हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द सेंट्रल लाइन लिम्फ नोड। और इसके अंदर जो है वो हम ये मैग्नेटिक जो स्कैनर है वो हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द सेंट्रल लाइन लिम्फ नोड, राइट। तो सेंट्रल लाइन लिम्फ नोड बायोप्सी हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सिलरी लिम्फ नोड को देखने के लिए यूज़ करते हैं कि आइदर जो है उसके अंदर ट्यूमर इन्वॉल्व है या नहीं है, कि जो ट्यूमर हुआ है उसके अंदर वो किस जो लिम्फ नोड है उस तक जो है वो फैल गया। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन बहुत आसान है, एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसका थोरेसिक नर्व है वो अगर डैमेज होती है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो सकता है। अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेस्ट क्या होती है, रिकंस्ट्रक्शन में ये होता है जो मैंने आपको वॉल्यूम रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट बताया। सो दिस इज ऑल अबाउट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेस्ट। सो इट कैन बी डन सेम एज टाइम आफ्टर इंटरवल। रिकंस्ट्रक्शन कैन बी डन बाय फॉलोइंग सिलिकॉन प्रोस्थेसिस इम्प्लांटेशन, या हमने यूज़ ऑफ क्या करना है, लेट्स डॉर्सी मसल्स के हमने फ्लैप यूज़ करने और हमने वहाँ से डाल देना। अब ये दो कंडीशंस होती है, मैंने आपको जो वॉल्यूम रिप्लेसमेंट बताया उसके अंदर सेम यही होता है। रिकंस्ट्रक्शन हमने जो ज़्यादा जो टिश्यूज़ हैं अगर हमने उन्हें रिमूव किया है, फॉर एग्जांपल मोर देन 20% ऑफ द टिश्यूज़ रिमूव है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लेटिसिमस डॉर्सी मसल्स का फ्लैप उठाएंगे और वहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं केमोथेरेपी। केमोथेरेपी हमेशा स्टेज 1 और 2 के अंदर होती है, ठीक है ना, फॉर द ऑल नोड्स। रीअकरेंस 1% है, ठीक है ना। कैंसर एंड एडवर्स प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, ब्लड वेसल लिम्फेटिक इन्वीजन्स। इसके अंदर होता क्या है कि जितने भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HER2 पॉजिटिव जहाँ भी आएगा, फैमिली हिस्ट्री आएगी, हम उसके अंदर जो है वो केमोथेरेपी कर देंगे। इसके अंदर डॉक्सोरिबोसिन और एपिरुबोसिन है, राइट। और न्यूअर एजेंट्स जो हैं उसमें टैक्सिन्स, पेशेंट विद HER2 पॉजिटिव। जो बात करते हैं जी हार्मोनल थेरेपी की। अच्छा, ये याद रखने की जो केमोथेरेपी के अंदर हम केमोपोर्ट यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं जी हार्मोनल थेरेपी की। अब हार्मोनल थेरेपी में क्या होता है कि जब भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन पॉजिटिव मिलेगा पेशेंट के अंदर, ठीक है ना, जब भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन पॉजिटिव मिलेगा हम उसके अंदर हार्मोनल थेरेपी करेंगे। तो जो भी एजेंट हम इसके अंदर एजेंट्स यूज़ करते हैं वो बेस होती है प्री मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर। अब प्री मेनोपॉजल के अंदर, अब फॉर एग्जांपल जो ड्रग है वो टमोक्सोफिन है, इज़ वाइडली यूज एज हार्मोनल एजेंट इन कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। ट्यूमर इज़ फाउंड पॉजिटिव एज एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एंड एनेस्ट्राजोल जो है वो फ्यूअर साइड इफेक्ट विच इज़ न्यूअर हार्मोनल एजेंट विच इज़ द aromatase इनहिबिटर्स। इन प्री मेनोपॉजल वुमेन टमोक्सोफिन इज़ गिवन एंड इन अ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन aromatase इनहिबिटर। अब ये क्यों है, अब आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है और उसके अंदर क्या है, जो पोस्ट मेनोपॉजल होती है ना उसके अंदर जो एस्ट्रोजन होता है ना वो कहाँ से बन रहा होता है, फ्रॉम द पेरिफेरल कन्वर्जन। और इसकी जो कन्वर्जन कौन करवा रहा होता है, इट इज़ डन बाय द एंजाइम विच इज़ द aromatase। लेकिन जो प्री मेनोपॉजल जो यंग लेडीज़ होती हैं, प्री मेनोपॉजल्स होती हैं, उनके अंदर जो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है, सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन होता है, वो कहाँ से होती है, वो ओवरी भी कर रही होती है और पेरिफेरल कन्वर्जन्स भी हो रही होती है।
थ्रू अरोमेटेज। तो ये डिफरेंस है जिसकी वजह से हम जो से हार्मोनल थेरेपी देते हैं कि हमने टोमैक्सोफेन किस में देनी और अरोमेटेज इनहिबिटर जो हैं वो किस में देने। ठीक हो गया। एक्सिलरी क्लियरेंस मैंने आपको पहले भी बता दिया, मोर देन एनफ है, ये हमने डिस्कस कर ली है पहले भी कि किस किस तरीके से हमने क्या क्यों करना होता है। अब 3 के अंदर जो है वो मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टोमी मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमने मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टोमी के अंदर कौन कौन सी स्टेज में करते हैं। ये 3rd स्टेज के अंदर हम ये करेंगे। 4 इज़ ऑल अबाउट पैलिएटिव ट्रीटमेंट। पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या है कि हमने उसके जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करना होता है। ठीक है ना। टॉयलेट मस्टेक्टोमी के वही मतलब है कि जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट, इसका मतलब ये होता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट कि हमने जितनी भी चीज़ें हमने उनको यूज़ करना है, जो भी ग्रोथ हो रही है ट्यूमर्स की, बस हमने उन्हें रिमूव कर देना है टिल द सिम्टम्स कवर हों। लेकिन ये कैंसरियस होता है, रिकवरेबल नहीं होती स्टेज, बस हमने जो इनके सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करना होता है इन कंडीशंस के अंदर। तो इसके अंदर हार्मोनल थेरेपी, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हम करते हैं और डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो एक दफ़ा ये खुद देख लीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमने जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमास ऑफ ब्रेस्ट का क्या मतलब है कि जितने भी कार्सिनोमास वो इन्वेड करते हैं, अग्रेसिव हो जाएं तो एंड इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या इंक्लूड होते हैं, रिथमा, एडिमा, ये मिमिक करते हैं मेस्टाइटिस को, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, राइट। अच्छा, ये स्टेज बेसिकली यही है कि सर्जरी अलोन प्रोवाइड डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेज 4। अब बात करते हैं जी कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट इन प्रेगनेंसी। तो BCS पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसके अंदर होता है, प्रेगनेंसी के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। देखें बहुत सिंपल है कि जब हमने प्रेगनेंसी में हमने करना है, BCS होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना। अब डिटेक्ट कैसे हुआ, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव, इसमें होता क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमें नेगेटिव मिलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें हम कोई रेडियोलॉजिकल तो नहीं कर सकते एक्सेप्ट अल्ट्रासोनोग्राफी, मैमोग्राफी वगैरह तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे विच इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। सर्जरी करेंगे BCS, ठीक है ना। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि हमेशा BCS के साथ हम क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी हमने हमेशा इसके अंदर हमने रेडियोथेरेपी देनी आफ्टर BCS, ठीक है ना। लेकिन कब कब नहीं देनी और कब देनी, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है ना, इसके अंदर हमने अवॉइड करनी है, हमने उसके अंदर रेडियोथेरेपी नहीं देनी, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। लेकिन सेकंड और थर्ड के अंदर अगर हमारी सर्जरी होती है तो हमने तो कब देनी है, जब उसकी डिलीवरी हो जाए। अब देखें, मॉडिफाइड रेडियोमास्टेक्टोमी इज कैरीड आउट इन द फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी एज रेडियोथेरेपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। रिमेंबर यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड लिखा हुआ है, लेकिन बेली को आप जब स्टडी करेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट को। सेकंड और थर्ड के अंदर हम दे सकते हैं, ब्रेस्ट BCS कैन बी द ऑप्शन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर आर एज रेडियोथेरेपी में बी डिलेड आफ्टर सर्जरी, कि रेडियोथेरेपी जब प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाए उसके बाद हम कर सकते हैं। केमोथेरेपी में भी गिवन इन द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट कैरीज 12% ऑफ द रिस्क। हम केमोथेरेपी हम नहीं कर सकते, इसके अंदर अवॉइडेड होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, लेकिन हम सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर अंडर मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। और हार्मोन थेरेपी और रेडियोथेरेपी हमेशा इंडिकेटेड होती है इन ऑल ट्राइमेस्टर, कि किसी किस्म का भी आप हार्मोन थेरेपी और रेडियोथेरेपी ऑल ट्राइमेस्टर इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। सिर्फ करना क्या है, अच्छा सिर्फ होगा क्या है, इसका लुबुलुबाब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें होगा क्या कि पहले अगर फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैंसर ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है, अल्ट्रासोनोग्राफी की है, ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है, उसके अंदर पहले ट्राइमेस्टर के अंदर हम क्या करेंगे, हम रेडियोथेरेपी हम नहीं करें किसी किस्म, ना हार्मोन थेरेपी ना रेडियोथेरेपी करेंगे, ठीक है। लेकिन BCS में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम BCS करेंगे उसके बाद हम रेडियोथेरेपी हमने लाजमी करनी होती है कि ताकि रीअकरेंस ना हो ट्यूमर्स की, ठीक है। लेकिन सेकंड और थर्ड के अंदर हम इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, आफ्टर द डिलीवरी। तो हम उसको डिलेड रखेंगे, आफ्टर द डिलीवरी हम रेडियोथेरेपी करेंगे ताकि हम उसको रीअकरेंस से बचा लिया जाए। लेकिन हार्मोन थेरेपी एंड रेडियोथेरेपी हमेशा ऑल द टाइमेस्टर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सारों के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जी मेल ब्रेस्ट कैंसर। मैंने आपको गैनिकोमैस्टेशिया पढ़ाया है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो मेल ब्रेस्ट कैंसर है वो 1% होता है, मोस्ट प्रोबेबली 1% चांसेस होता है कि कैंसर हो, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो हो सकता है
बारसा टू, जो मैंने आपको फैमिली हिस्ट्री, तो मेजर चीज़ ये होता है कि रिलेट करता है फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकता है, लिवर सिरोसिस से भी हो सकता है, लिवर सिरोसिस की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये है ऑल अबाउट। अब बात करते हैं जी प्रोग्नोसिस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। अब प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है कि अगर आपने TNM स्टेजिंग पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टेज किस किस में फॉल करती है। अब वो कहते हैं जो स्टेज 1 है उसमें 94 है, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। 2 में 70 है, अब बहुत अच्छी है। 3 के अंदर 52 है, लेकिन 4 के अंदर 18% है। जो आपने ये टॉयलेट मेस्टेक्टोमी पढ़ी है वो यही कंडीशन है स्टेज 4 की, कि उसके अंदर रिकवर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं जी नोटिंघम प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स। अब इस इंडेक्स के अंदर ये तो है फार्मूला। अब इसके अंदर ये देखना होता है कि कौन कौन से लिम्फ नोड किस के कितने लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं बिकॉज ऑफ स्कोर। अब जैसे यहाँ पे स्कोर लिखा हुआ है कि S साइज ऑफ इंडेक्स, N नंबर ऑफ लिम्फ नोड के कितने लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, और G ग्रेड के कौन से ग्रेड का जो है वो ट्यूमर है, ठीक है। और इस फार्मूला की मदद से हमें, अब इसके अंदर एक्सीलेंट प्रोग्नोस्टिक भी आ सकता है, गुड, मॉडरेट ग्रुप 1, 2, पुअर, वेरी पुअर एंड वेरी पुअर। अब ये जो है वो 4 के अंदर फॉल करते हैं, 3 के अंदर, और ये 1 और 2 के अंदर फॉल करते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब यहाँ पे स्कोर लिखा हुआ है लेस देन 3.5 है तो गुड है, मोर देन 3.5 टू 5.5 है तो चांसेस हैं, लेकिन मोर देन 5.5 है तो विच इज़ द पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। स्क्रीनिंग में वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने क्या क्या करना होता है। इंपॉर्टेंट वन कि मेमोग्राफी करनी होती है, ओल्ड एज में अल्ट्रासोनोग्राफी करनी होती है, यंग एज में। अब मैंने आपको ट्रिपल असेसमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूरे मॉड्यूल के अंदर जो ट्रिपल असेसमेंट है ना, ट्रिपल असेसमेंट जो सी है वो इम्पॉर्टेंट है, हर जगह पे यूज़ आएगी। कहीं पे मेमोग्राफी है, कहीं पे अल्ट्रासोनोग्राफी है, कहीं पे रेडियोथेरेपी है, कहीं पे केमोथेरेपी है। तो ऑल अबाउट जो डायग्नोस्टिक फीचर है, कहीं पे बायोप्सी है, कहीं पे FNAC है, कहीं पे FNNAC है, तो ये यूज़ होगी। तो ये पूरे जो पार्ट 5 थे इसके आज हमारी जो ब्रेस्ट सर्जरी है वो कंप्लीट हो गया, पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है विच इज़ ऑल अबाउट GIT सर्जरी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।